नमस्कार, परफेक्शन आईएएस में आप सबका स्वागत है। बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो हम शॉर्ट क्वेश्चंस की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, उसके तहत आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की चर्चा आपके साथ करेंगे और ये व्यक्तित्व हैं रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर के विभिन्न पक्षों पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसके अलग अलग पक्षों की हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसे कि हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम रवींद्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं तो उनका राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से योगदान और भूमिका देखी जा सकती है। इसके अलावा जब हम टैगोर के राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो इसमें किन बिंदुओं को आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान किस प्रकार का रहा, पाश्चात्य शिक्षा को लेकर उनका विचार किस प्रकार का था और विशेष रूप से गांधी जी के साथ उनके विचार किस प्रकार से दिखाई देते हैं, यानी उनके समकक्ष गांधी जी किस प्रकार के विचारों को रखते हैं। ये 3 प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। ये एक एक करके हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले तो जब हम टैगोर की एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन भूमिका की बात करते हैं तो कुछ ऐसी मूल मान्यताएं हैं जो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है। जब भी हम राष्ट्रीय आंदोलन में टैगोर की भूमिका की बात करेंगे तो आपको टैगोर के कुछ मूल व्यक्तित्व के पक्षों को ध्यान में रखना होगा, उनके जीवन काल की कुछ मूल घटनाओं को ध्यान में रखना होगा और इस प्रकार से उन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान दिया है यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम रवींद्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं तो वह एक प्रकार से हमें पॉलीमैथ के रूप में नजर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वह एक बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्तित्व थे और ये जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा है वह जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यानी हम उनके योगदान को विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं। जैसे कि वह कवि भी थे, उनका जो योगदान रहा वह साहित्य के क्षेत्र में देखा गया। मुख्य रूप से उनका योगदान उपन्यासों के क्षेत्र में देखा गया। वह हमारे समक्ष एक दार्शनिक के रूप में भी नजर आते हैं। उनकी जो प्रतिभा थी वह चित्रकला के क्षेत्र में भी देखी गई। उनकी कला को हम विविध नाटकों के माध्यम से भी समझ सकते हैं और साथ ही वह एक महत्वपूर्ण संगीतकार के रूप में भी नजर आते हैं। यही कारण है कि उनके द्वारा जिस प्रकार के संगीत को प्रस्तुत किया गया वह रवींद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। यानी इनके संदर्भ में पहला महत्वपूर्ण बिंदु आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप राष्ट्रीय आंदोलन में रवींद्रनाथ टैगोर जी की भूमिका की बात करेंगे तो विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए योगदानों को आपको उदाहरणों के साथ याद रखना है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप स्वतंत्रता संग्राम आदि में उनकी भूमिका की बात करेंगे तो उनके व्यक्तित्व के विविध पहलुओं के साथ कुछ और बिंदु भी जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। जैसे कि आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि एक राष्ट्रवादी के रूप में उनके विचार किस प्रकार के रहे, देश को लेकर या देशभक्ति को लेकर उनके विचार किस प्रकार से थे। विविध क्षेत्रों में या जीवन के विविध पक्षों में जो हमारे समक्ष वो एक विचारक और दार्शनिक के रूप में नजर आते हैं, उनके विचारों की मूल मान्यताएं क्या हैं। जैसे कि हमें उनके विचारों के संदर्भ में उनके द्वारा प्रस्तुत सार्वभौमिक मानवतावाद को लेकर उनके विचार को समझना होगा। हमें इसके संदर्भ में शिक्षा आदि को लेकर उनके विचार को समझना होगा। इसके अलावा जो 1905 में जब बंगाल विभाजन देखा गया तो किस प्रकार से उनकी भूमिका देखी गई। जैसे कि बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए उन्होंने मुख्य रूप से जो बंगाल के नागरिक आदि थे उनको एक तरीके से राखी बांधवाने का सुझाव दिया। यानी एक प्रकार से बंधुता को प्रदर्शित करने के लिए रक्षाबंधन बनाने का उन्होंने सुझाव दिया, जिसके तहत जब बंगाल विभाजन घोषित किया गया और इसे लागू किया गया तो उसके पश्चात हिंदू और मुस्लिमों आदि के द्वारा एकता को प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे को राखी बांधी गई। इसी के तहत जब बहिष्कार और रचनात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी आंदोलन प्राप्त हुआ या स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया तो इसके संदर्भ में भी रवींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा आत्मशक्ति के एक सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया, जिसके तहत उन्होंने मानव मात्र की एकता पर बल देने के साथ ही लोगों के मध्य बंधुता बढ़ाने पर जोर दिया और यह भी कहा कि यदि हमें
एक तरीके से ब्रिटिश शासन से मुक्ति की तरफ जाना है तो इसके लिए हमें स्वयं की शक्ति पर बल देना होगा, और इसके तहत उन्होंने रचनात्मकता पर बल दिया। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि उनके कार्यों के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुख्य रूप से नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन जब भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा गया तो इससे वे बेहद क्षुब्ध हुए और उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जब भी आप स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका की बात करेंगे तो उनके कुल मूल मान्यताओं को भी आपको बताना होगा, जो कि उनके मूल विचारों आदि के रूप में आपको बतानी है। तो इन सारे पहलुओं को शामिल करते हुए आप अपने उत्तर में इन बातों को शामिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले यदि मैं इसके संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं या उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उनका जो जन्म है वह 1861 में कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने साहित्य आदि के क्षेत्र में या फिर कला आदि के क्षेत्र में, कविता आदि के क्षेत्र में जिस प्रकार का योगदान दिया, उनकी उपलब्धियों के चलते ही उन्हें गुरुदेव कहा जाता है या फिर उन्हें विश्व कवि की उपाधि भी प्रदान की जाती है। और वो इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि वह एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जो न केवल कवि उपन्यासकार ही थे, अपितु जो उनकी ख्याति है वह चित्रकार के रूप में है, साहित्यकार के रूप में है और संगीतकार आदि के रूप में भी देखी जा सकती है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा के चलते ही जो गांधी जी थे, इनके बारे में कहा जाता है कि गुरुदेव की उपाधि संभवतः गांधी जी के द्वारा ही दी गई थी और इसके बदले में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने विचारों को शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण रूप से लागू करने का योगदान किया। उनके द्वारा गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में जो है महत्वपूर्ण रूप से योगदान किया गया और ये कहा जाता है कि उनके द्वारा 2000 से अधिक गीतों की रचना की गई थी और इसके तहत उन्होंने उसे संगीतबद्ध करने का भी प्रयास किया, जिसको रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बंगाल के क्षेत्र में या फिर बंगला भाषा के क्षेत्र में जो बंगला भाषा की गद्य है अथवा कविता है, उसका आधुनिकीकरण करने में भी उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके योगदान को बताते समय आप उनके द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को भी बता सकते हैं, जैसे कि आप इसमें याद रख सकते हैं गीतांजलि को, आप इसमें याद रख सकते हैं गोरा को, आप इसमें याद रख सकते हैं मानसी को, आप इसमें याद रख सकते हैं सोनार तोड़ी को। इसके अलावा जो गांधी जी को बेहद लोकप्रिय आप कह सकते हैं या फिर गांधी जी को बेहद पसंद जो गीत था, जो एकला चलो रे के रूप में प्रसिद्ध है, वह भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें मुख्य रूप से जो दार्शनिक और शिक्षाविद के रूप में जो उनकी उपलब्धियां हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि उन्होंने अपने शिक्षा के संदर्भ में विचारों को धरातल पर उतारने के लिए 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने जिस प्रकार की उपलब्धियों को दिया, उसके चलते ही 1913 में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके संदर्भ में जो उनकी काव्य रचना है गीतांजलि, उसे आपको ध्यान रखना है। जब उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो वह पुरस्कार को जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। इसके अलावा उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए ही 1915 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1919 में उन्होंने उसे त्याग दिया था। लगातार योगदान करते हुए अंततः 1941 में उनकी मृत्यु देखी गई, जो कलकत्ता में ही हुई। अब इस जीवन काल के साथ ही उनके कुछ विचारों को भी आपको समझना होगा और उन विचारों को समझने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप उनकी पर्सनैलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मूल विशेषताओं को ध्यान में रखें। यानी मूल विशेषताएं उनके जीवन में किस प्रकार से उन्हें प्रभावित कर रही हैं। यदि उन मूल विशेषताओं को आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी आसानी से उनके विचारों को याद रख सकते हैं। जैसे कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो उनकी पर्सनैलिटी थी, यानी जो उनका व्यक्तित्व था, वह उपनिषदीय विचारों से यानी
विविध प्रकार के दार्शनिक विचार, उपनिषद आदि से बेहद प्रभावित था। यही कारण है कि वह आइडिया ऑफ यूनिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की एकता के बारे में और ब्रह्म की सर्वव्यापकता के विचार के बारे में काफ़ी याद रखते थे, या फिर उनके जीवन पर इसने काफ़ी विचार डाला। इससे प्रभावित होकर ही उन्होंने आगे चलकर अपने विचारों को और विकसित किया। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि विविध प्रकार के उपनिषदों से या जीवन की एकता या ब्रह्म के विचार से प्रभावित होने के चलते ही जो उनका राष्ट्र के संबंध में विचार है, या फिर उनका देशभक्ति या फिर मनुष्यों की एकता के संबंध में विचार है, वह उन्हें एक प्रकार का सार्वभौमिक नागरिक बना देता है। यानी उनका जो राष्ट्रवाद है वह एक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में नहीं नजर आता, अपितु वह हमारे समक्ष एक विश्व नागरिक के रूप में नजर आते हैं। यानी जब भी आप टैगोर जी के मानवतावाद की बात करेंगे या उनके मानवीय संबंधी विचारों की बात करेंगे तो वह सीधे ही अंतर्राष्ट्रीयवाद से जुड़ जाता है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि वह विविध प्रकार के वैष्णव कवियों आदि से प्रभावित थे, जिन्होंने लगातार सार्वभौमिक ईश्वरीय प्रेम यानी सबसे मानव मात्र से प्रेम करने पर बल दिया। इसमें वह प्रभावित थे जयदेव जी से, विद्यापति से, चंडीदास से, और इनसे प्रभावित होकर जो उन्होंने विचार सामने रखे वह मानव मात्र की एकता और मानव प्रेम पर, मानव करुणा पर बल देते थे। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि वह राष्ट्र के संबंध में केवल भारत द्वारा की गई प्रगति की ही आप कह सकते हैं प्रशंसा नहीं करते थे, अपितु पश्चिम के देश में, विशेष रूप से पश्चिमी देशों के द्वारा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जिस प्रकार की प्रगति की गई है उसके भी वह बेहद प्रशंसक थे। और उनका ये मानना था कि विज्ञान के क्षेत्र में की गई प्रगति के माध्यम से पश्चिमी देशों ने मानवता के संदर्भ में अमूल्य योगदान किया है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि वे चूंकि बंगाल से संबंधित थे, इसलिए बंगाल से संबंधित बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ यानी व्यक्तित्वों से भी वे प्रभावित थे। इनमें राजा राम मोहन राय महत्वपूर्ण हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी महत्वपूर्ण हैं, और बंगाल आदि के क्षेत्र में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखे गए उनका भी उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उनका जो पूरा परिवार था, उनके जो पिताजी थे वह ब्रह्म समाज और संबंधित आंदोलन से जुड़े रहे थे। यही कारण है कि वह ब्रह्म समाज और इसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि जो अंधविश्वासों को दूर करने के लिए जो पहले की गई थी उससे भी वे जुड़े रहे। यही कारण है कि वे अंधविश्वासी नहीं रहे, और अंधविश्वासी होने के बजाय उन्होंने तर्क संगत रूप से, वैज्ञानिक रूप से अपनी सोच को या सबके द्वारा सोच को विकसित करने की वकालत की, जो उनके विचारों का मूल भाग बन गया था। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जो उनका मानवता को लेकर विचार है या मानव के संदर्भ में जो उनका विचार है उसको एक पर्टिकुलर टर्म से, एक विशिष्ट प्रकार के विचार से प्रस्तुत किया जाता है, जिसे स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म या आध्यात्मिक मानवतावाद के रूप में दर्शाया जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य एक प्रकार से इस तरीके से है कि वह ईश्वर को किसी प्रकार के जंगल में या किसी प्रकार के मंदिर में बैठा हुआ नहीं देखते हैं, अपितु उनका ये मानना है कि जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो वह ईश्वर सब में बसा हुआ है, वह हर व्यक्ति के अंदर देखा जा सकता है। यह व्यक्ति के आंतरिक स्व में यानी एक प्रकार से इनर सेल्फ में देखा जा सकता है, और ये इनर सेल्फ के माध्यम से ही चूंकि हम प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर आदि को देख सकते हैं, यही कारण है कि मानव मात्र की सेवा और मानव मात्र के प्रति सहानुभूति और करुणा के भाव को उन्होंने आगे बढ़ाया था। इसके तहत उन्होंने मानव मात्र के समक्ष एकता की भावना को भी सामने रखा और साथ ही साथ उसमें समानता पर भी काफ़ी बल दिया। इसी के चलते उनके विचारों में गरीबों और दलितों के लिए सहानुभूति पर बल देखने को मिलता है। साथ ही वह इसके तहत मानव एकता में विश्वास देखने को मिलता है, और इस तरीके से जो उनके विचार हैं वह मानव मात्र की एकता और मानवतावाद जो उनका हमें दिखाई देता है वह किसी न किसी प्रकार से ब्रह्म की एकता, ब्रह्मीय सिद्धांत या फिर आध्यात्मवाद से प्रभावित नजर आता है। अब इसी विचार को आप टैगोर के राष्ट्रवाद में भी देख सकते हैं।
आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब हम मुख्य रूप से राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वास्तव में हम एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें एक राष्ट्र की संकल्पना देखने को मिलती है। यानी कोई एक ग्रुप है, कोई एक समूह है, वह जो है विविध प्रकार की समानताओं के आधार पर एक क्षेत्र में साथ रहने की बात कर रहा है, या फिर वह जो है लोगों के मध्य एक प्रकार की एकता या फेलो फीलिंग या फिर साथ रहने के भाव को अभिव्यक्त करता है। यानी जब राष्ट्रवाद की बात की जाती है तो वह विविध प्रकार की समानताएं, ये जो समानता है वो जाति के आधार पर भी हो सकती है, ये समानता संस्कृति और भाषा की भी हो सकती है, और इस समानता के आधार पर वे एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की भावना को अभिव्यक्त करता है। इस रूप में राष्ट्रवाद को जाति, संस्कृति, भाषा आदि की समानता के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जनभावना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें जो राष्ट्र प्रेम की भावना होती है, जो राष्ट्र बनाने या राष्ट्रीयता का भाव होता है, वह कई बार उग्र राष्ट्रवाद की तरफ भी चल जाता है, जिसमें उग्र राष्ट्रवाद के तहत केवल अपने ही राष्ट्र को श्रेष्ठ मानने की भावना देखी जाती है और दूसरे के राष्ट्र आदि को हीन मानने की भावना देखी जा सकती है। यही कारण है कि राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद दोनों के मध्य अंतर करना बेहद जरूरी है, और ये जो अंतर है वह हमें टैगोर के विचारों में स्पष्ट रूप से नजर आता है। टैगोर हमारे समक्ष एक महान राष्ट्रवादी के रूप में, देशभक्त के रूप में नजर आते हैं, लेकिन जो टैगोर का जो राष्ट्रवाद है वह किसी भी प्रकार से संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं है। टैगोर का जो राष्ट्रवाद है वह किसी प्रकार से उग्र राष्ट्रवाद नहीं है। वह जो है मानव मात्र की एकता पर बात कर रहा है, और इसके तहत उनका ये मानना था कि जब राष्ट्रवाद उग्रता की तरफ चला जाए, जब वह उग्र राष्ट्रवाद हो जाए, तो वह आगे चलकर साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे सकता है। इससे आगे चलकर बहुत सारे देश जो हैं वो एक देश के गुलाम बन जाते हैं, जैसे कि भारत की गुलामी से उन्हें काफ़ी पीड़ा होती थी, और इसके तहत उन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं, गीतों, कहानियों आदि के माध्यम से देशवासियों में देशभक्ति की भावना का संचार करने पर बल दिया, ताकि हम गुलामी से मुक्त हो सकें। यही कारण है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार देखा गया तो वे इससे बेहद प्रभावित हुए, और इसी के चलते उन्होंने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी, जो सर का जो दर्जा था, उसको वापस कर दिया, जो उनके राष्ट्रवाद और देशभक्ति को दर्शाता है। उनका यह मानना था कि यदि भारत प्रगति करना चाहता है तो इसके लिए राष्ट्र की भावना का या राष्ट्र के विकास पर बल देना होगा, और ये जो राष्ट्र का विकास है, राष्ट्र की जो भावना का विकास है, वह प्रत्येक व्यक्ति का विकास करने से ही संभव है। इसमें भी वह एकता का भाव देखते हैं, समानता का भाव देखते हैं, इनर सेल्फ को देखते हैं। यानी उनका यह मानना था कि स्वयं का विकास करने से या फिर अपने स्व का विकास, आत्म का विकास, प्रत्येक व्यक्ति का विकास और क्षमता और उसमें सुधार करने के माध्यम से राष्ट्र विकास किया जा सकता है। उनका जो विचार है वह उग्र राष्ट्रवादी नहीं है, उनका जो विचार है वह संप्रदायवादी नहीं है। यही कारण है कि वह एक प्रकार के समेकित और एकीकृत भारत की बात करते हैं। वे जो हैं वह हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, और वह भारत राष्ट्र को या भारत के राष्ट्रवाद को सांप्रदायिकता के कलंक से बचाना चाहते हैं। उनका यह मानना था कि जब राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद की तरफ चला जाता है तो वह एक प्रकार से ट्रैंकुलाइजर की भांति काम करता है, यानी व्यक्ति को होश हवास नहीं रहते, और इस रूप में व्यक्ति की जो संज्ञानात्मक सोच है, यानी सोचने समझने की जो क्षमता है, वह प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि हमें राष्ट्रवाद के तहत मानव मात्र की एकता को ध्यान में रखना होगा। हमें राष्ट्रवाद के तहत मानव की एकता के साथ ही मानव समानता को भी ध्यान में रखना होगा, मानव गरिमा को भी ध्यान में रखना होगा, और राष्ट्र विकास तभी हो सकता है जब व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के विकास का ध्यान रखे, स्व का विकास करे और साथ मिलकर आगे विकास करे, तभी राष्ट्र की प्रगति देखी जा सकती है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इसके तहत देशभक्ति का भाव जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये देशभक्ति जो है वह राष्ट्रवाद की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति के रूप में देखी जा सकती है। हालांकि चूंकि वे मानवतावादी हमें इस रूप में नजर आते हैं कि वे मानव मात्र की एकता पर बल देते हैं। यही कारण है कि उनकी जो देशभक्ति है वे किसी देश विशेष के भौगोलिक विस्तार तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि वह पूरी मानवता से जुड़ी हुई नजर आती है। यहाँ पे जो उनका राष्ट्रवाद है वह अंतर्राष्ट्रीयवाद के साथ जुड़ जाता है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीयवाद है वह एक बेहद महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं कि जो कथन है, ठीक, कोटेशन है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरा ही, पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है, उससे जो है मिल जाता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि उनके जो विचार हैं वह समस्त विश्व को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने पर बल देते हैं, और इस रूप में उनका यह मानना था कि दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं, दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं, उनके समक्ष जो समस्याएं हैं वह किसी एक देश विशेष की, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की, किसी एक देश विशेष की समस्याएं नहीं हैं, अपितु ये जो समस्याएं हैं वह विश्वव्यापी हैं। इसमें अगर कोई दुनिया का एक ऐसा देश है जो कह रहा है कि मेरा इसका संबंध इससे नहीं है, तो दुनिया का कोई भी देश अलगाव में रहकर अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। या तो सभी सुरक्षित रह सकते हैं या फिर सभी नष्ट हो जाएंगे। आज हमें वर्तमान में बहुत सारी ऐसी समस्याएं दिखाई दे रही हैं जो किसी न किसी रूप में सभी देशों से जुड़ी हुई हैं, और इस रूप में आप उदाहरण देकर बता सकते हैं कि किस प्रकार से टैगोर का जो राष्ट्रवाद है, टैगोर का जो मानव मात्र के प्रति प्रेम है, वह आज कितना प्रासंगिक है। इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं, जो लंबे समय से रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध देखा जा रहा है वह किसी एक देश विशेष की समस्या नहीं है। आप इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार से वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या है वह किसी एक देश विशेष की समस्या नहीं है। आप इसमें जो है जलवायु परिवर्तन का उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार से वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है वह किसी एक देश विशेष की समस्या नहीं है। और इसमें जो टैगोर की जो बात है वह बेहद प्रासंगिक हो सकती है। इसमें टैगोर ने इस बात पर बल दिया था कि सबका कल्याण करना है तो सबको साथ मिलकर काम करना होगा। सर्वे भवन्तु सुखिना और सार्वभौम की जो अवधारणा है वह इसके संदर्भ में बेहद प्रासंगिक है, जो हमें टैगोर के विचारों में देखने को मिल जाती है। इस आधार पर हम टैगोर के राष्ट्र संबंधी विचारों को समझ सकते हैं। अब यदि हम इसके संदर्भ में शिक्षा पर उनके विचारों को समझने का प्रयास करें, विशेष रूप से जो वर्तमान की पाश्चात्य शिक्षा है, या जो पारंपरिक तौर पर भारत में पाश्चात्य शिक्षा, स्कूली शिक्षा जो दी जा रही है, वह किस तरीके से टैगोर के विचार इस पर किस प्रकार के हैं और गांधी जी के विचार इस पर किस प्रकार के हैं, उसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि जो शिक्षा पर उनके विचार हैं उसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि पाश्चात्य शिक्षा में जिस प्रकार से वर्तमान में रटने पर बल दिया जाता है, किताबें पढ़ने पर बल दिया जाता है, जो एक क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करने पर बल दिया जाता है, उस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के टैगोर क्या हैं, तो आलोचक हैं। उनका यह मानना है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वह इस प्रकार से होना चाहिए कि वह व्यक्ति को मानव मात्र की एकता, मानव मात्र की समानता के साथ ही आध्यात्मिक और आत्मनिर्भर प्रकार के व्यक्तित्व का विकास करवा सके। इसके तहत शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार से होना चाहिए कि शिक्षा हमारे सामने इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि इससे व्यक्ति के जीवन का जो आर्थिक पक्ष है, व्यक्ति के जीवन का जो बौद्धिक पक्ष है, सौंदर्य पक्ष है और साथ ही साथ आध्यात्मिक पक्ष है, उन सभी पहलुओं से वह जुड़ी रहे और इन सभी का विकास होना चाहिए। यही कारण है कि वह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की वकालत करते नजर आते हैं जो लोगों के कल्याण को पूरा करता हो, मानव मात्र की एकता पर बल देता हो, समानता पर बल देता हो और कल्याण को पूरा करने के साथ ही समाज की उन्नति को भी आगे बढ़ाए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के विकास के माध्यम से समाज का कल्याण किया जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वह शिक्षा के साथ राजनीति को मिलाने के खिलाफ नजर आते हैं और उनका यह भी मानना था कि जो वर्तमान हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली है वह शायद ही जीवन के इन महान उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यही कारण है कि उन्होंने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के विकल्प में अपने स्वयं के एक विचार को प्रस्तुत किया। इसके तहत उनका यह मानना था कि वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वह अच्छा नागरिक पैदा करने में असमर्थ है। इसे मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के पक्ष को या आर्थिक पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली एक आर्थिक व्यक्ति को पैदा करता है जो हर प्रकार के आप कह सकते हैं कल्याण को धन से ही जोड़ देता है
और इसमें जो छात्र हैं वो एक ऐसे संग्रहालय के समान नजर आते हैं या एक ऐसी व्यवस्था में देखे जा सकते हैं कि मानो वे एक संग्रहालय यानी म्यूजियम में बैठे हों और वह निर्जीव छवियां हों। यानी उनके खुद का विचार विकसित करने में आधुनिक शिक्षा प्रणाली बहुत ज़्यादा सकारात्मक योगदान नहीं कर पाता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इन्हीं कमियों के चलते उन्होंने एक प्रकार के खुले प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया। इसके तहत उन्होंने डायलॉग के बेसिस पे या संवादात्मक आधार पर, संवादात्मक भाषा के आधार पर इसको वरीयता देकर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और इसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा को डाउनग्रेड करते हुए उसको उसके स्थान पर मातृभाषा को आगे बढ़ाने पर बल दिया। इसके तहत उनका ये मानना था कि अगर हमें लोगों के मध्य संवादात्मक भाषा को आगे बढ़ाना है, संचार को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए मातृभाषा को आगे बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए। और इसके तहत यदि मातृभाषा के आधार पर या फिर अंग्रेजी को आगे बढ़ाया जाता है तो इससे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। यही कारण है कि टैगोर के द्वारा जो स्कूली पाठ्यक्रम पर बल दिया गया उसमें पाठ्य पुस्तकों को इस प्रकार से विकसित करने पर बल दिया गया जो समाज की संरचना के अनुसार हों। इसके तहत वो अपनी शिक्षा प्रणाली में सामाजिक मूल्यों को शामिल करने के पक्षधर थे। वे नैतिकता को शामिल करने का लगातार समर्थन करते देखे गए। यही कारण है कि अपने विचारों को महत्वपूर्ण रूप से लागू करने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालयीय शिक्षा प्रणाली की भी आलोचना की। उसको उन्होंने दोषपूर्ण माना और इसमें भारतीयता की वकालत की, यानी उसमें उन्होंने शामिल करने पर बल दिया भारतीय इतिहास को, भारतीय दर्शन को, भारतीय साहित्य को और धर्म आदि को। इसके अलावा उन्होंने ऐसी शिक्षा पर भी बल दिया जो संस्कृति, ललित कला और आर्थिक विकास को भी आगे बढ़ाती हो और सर्वांगीण विकास को पूर्ण करती हो। अब इसी को जो है हम गांधी जी के साथ यदि तुलना करें तो मुख्य रूप से जो गांधी जी के विचार हैं वह हमें बुनियादी शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन पर नजर आते हैं। टैगोर के ही समान गांधी जी भी शिक्षा को सामाजिक आर्थिक प्रगति का वाहक मानते हैं और उनकी जो शिक्षा की योजना है उसे वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। गांधी जी का यह मानना था कि जो शिक्षा है वह राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। इस मुख्य रूप से जो शिक्षा का मीडियम है, शिक्षा के जो आप कह सकते हैं माध्यम है, उसको लेकर भी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसमें मुख्य रूप से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिए जाने का विरोध किया और उनका ये मानना था कि इससे स्वदेशी भाषाओं के विकास में बाधा पहुंचती है। आपको यहाँ पे मुख्य रूप से बात नोट करनी होगी कि वह केवल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिए जाने के विरोधी थे। ठीक, वह अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं कर रहे थे। ठीक, यानी उन्होंने माध्यम के रूप में कहा कि स्वदेशी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा का विकास होना चाहिए, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा का पूर्ण रूप से विरोध नहीं कर रहे थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि मुख्य रूप से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दिए जाने के तहत उनका ये विचार था कि जो अंग्रेजी माध्यम है वो युवा दिमाग यानी बच्चों को उनके आध्यात्मिक और सामाजिक विरासत से वंचित कर सकता है। यही कारण है कि वह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के पक्षधर थे जहाँ पे युवा सीखें भी और सीखते हुए वह कमाई भी कर सकें। जो एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है अर्न वाइल लर्न, यानी अर्न वाइल लर्न, यानी आप जो हैं कमा भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, यानी सीखते हुए कमाई की संकल्पना वो गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत की गई। उसके तहत उन्होंने केवल इसी बात पे बल नहीं दिया कि हमें अपना केवल मानसिक विकास करना है, अपितु वो अपेक्षित रूप से मानसिक विकास के साथ ही भौतिक विकास पर भी बल देते थे, शारीरिक क्रियाकलापों पर भी बल देते थे और इसी को उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के तहत आगे बढ़ाया। इसके तहत उन्होंने औपचारिक शिक्षा प्रणाली में कताई बुनाई आदि में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की भी वकालत की। इसके तहत उनका ये मानना था कि मनुष्य के शारीरिक श्रम का हमेशा उपयोग किया जाना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें नैतिकता को बढ़ावा दिया जा सके, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।
इसके तहत मुख्य रूप से जो उनका विचार है वह है इस प्रकार से था कि उन्होंने छात्रों को अंतर क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने की बात की। उनका यह भी मानना था कि हमें जो है इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिसमें मानव मात्र का व्यक्तित्व का विकास हो सके, और इसके लिए 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए उन्होंने अनिवार्य और मुक्त शिक्षा की भी वकालत की। जो शिक्षा पर जो उनका विचार है वह काफ़ी व्यवहारिक देखने को मिलता है और इसे भारतीय समाज की ज़रूरतों पर देखा जा सकता है। इस प्रकार से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है उस पर कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन उसकी शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने उत्तर को प्रस्तुत करना है। और इसमें यदि आप तुलनात्मक रूप में अपने उत्तर को प्रस्तुत करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। इस प्रकार से इन विचारों को यदि कभी भी क्वेश्चन आए तो आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं।